अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं फ़ारिज़ अहमद स्वाति साहब के साथ, जिनकी शख्सियत जिनका तारुफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह जो भी तालीमी हलके हैं, जो भी तालीम नवाज़ दोस्त हैं, वो इनको जानते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिना बेसिक स्कूल इन कॉलेज में। सर आपका बहुत शुक्रिया। दुआ न्यूज़ ने एक स्लोगन दिया है कि हम टीचर डे जो है हम इसको 10 रोज़ तक मनाएंगे, बल्कि पूरा साल हर वक्त टीचर डे मनाना चाहिए। ताहम एक दिन मनाकर वो क्या कहते हैं कि बारे बोझ को हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि टीचर डेज़ के हवाले से क्या इस दिन कोई अच्छा मैसेज जाता है? क्या ये एक दिन मनाने से टीचर की जो कुर्बानियाँ हैं, टीचर की जो मेहनत है, आप खुद टीचर हैं, उसका हक अदा हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा प्राइवेट स्कूल्स ख़ास तौर पे तमाम स्कूलों के लिए करते हैं, निजी स्कूलों को आप सपोर्ट करते हैं। जी, जहाँ तक बात है वर्ल्ड टीचर्स डे की, तो मेरे ख़्याल में ये अच्छी बात है और होना चाहिए। देखिए, इससे पहले तो किसी को एहसास भी नहीं होता था। अब एक एहसास हो जाता है कि यार हमारी अहमियत है और लोग जो हैं इसको समझते हैं, और ये दिन ख़ास तौर पे जो है वो टीचर्स के लिए मखसूस किया गया है। और इस हवाले से ताज़ा होता है, एक जो जज्बा है, जो जोश है, जो इज़्ज़त है, वो ताज़ा हो जाती है। तो दिन मनाना कोई गलत बात नहीं है। ज़ाहिर है माँ बाप हैं, असातिज़ा हैं, बुज़ुर्ग हैं, इन सब के लिए हमारे लिए तो इस्लाम हुक्म देता है कि हमेशा इनकी इज़्ज़त करें। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अपने से बुज़ुर्गों बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो मेरे ख़्याल में वर्ल्ड टीचर्स डे जो मनाना बहुत अच्छी रवायत है। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी एहसास होने लगा। आज जब सुबह मैंने अपना फ़ेसबुक और व्हाट्सएप देखा, तो सैकड़ों मैसेज मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स की तरफ से थे। और उससे इंसान को एक एहसास होता है कि जी, जो हम खिदमत कर रहे हैं, या जो हम तरबियत कर रहे हैं, या जो रहनुमाई कर रहे हैं, तो वो लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और इस दिन के मुनासबत से मैं तमाम असातिज़ा कराम को, चाहे वो सरकारी इदारों के हैं, निजी तालीमी इदारों के हैं, दीनी जो हमारे इदारे हैं, मदरसे हैं, उनके हैं, उन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो तरबियत है, तालीम है और नौजवान नस्ल है, उसको एक सीधी राह पे चलने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर ज़रा बताइएगा कि आप समझते हैं कि वो कौन से असातिज़ा थे? बेशुमार असातिज़ा, मैं चाहता हूँ एक आध का नाम लीजिए जिसकी शख्सियत, जिनकी तरबियत या जिनकी दोस्ती या जिनकी नसीहतों ने आपकी ज़िंदगी को बदला या अब तक आपकी ज़िंदगी पे उस उनके असरात हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके नाम भी लीजिए और उनसे जुड़ी कुछ वाक़यात भी यहाँ पर इख्तिसार से बयान कीजिए। आ, जब मैट्रिक की जो बात है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट बॉयज़ पब्लिक स्कूल एबटाबाद से मैंने और फ़याज़ साहब हम दोनों ने की। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब होते थे इरशाद साहब, और वो बड़े ज़बरदस्त रहनुमा थे और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते थे। उन्हीं के साथ फिर हमारे वहाँ दूसरे टीचर थे सजाद साहब। फिर उसके बाद जो है हम कॉमर्स की तालीम के लिए डी काम में हमने दाखिला लिया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स होता था उस वक्त, अब वो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो वहाँ जो सबसे पहले हमारे टीचर थे मुनसफ़ ख़ान जदून साहब, हयात हैं अभी भी। वो बड़े ही शानदार शख्सियत, और हमेशा वो तालीम के साथ साथ तरबियत का बहुत ख्याल रखा करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि एक दफ़ा किसी बात पे वो मुझसे नाराज़ हो गए। तो आप यकीन करें कि बड़े सैकड़ों स्टूडेंट भी वहाँ खड़े थे और कॉलेज के ऑफिस के बाहर। तो मैंने यानी अमली तौर पर उनके पाँव पकड़ लिए और मैंने कहा, सर जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करते मैंने उठना नहीं है यहाँ से। तो मैं ये बच्चों को भी कहता हूँ कि देखिए, मैं नहीं कहता मैं कोई टॉपर वापर नहीं था, मैंने कभी भी टॉप नहीं किया, बस एक एवरेज तरीके से हम पास हुआ जाया करते थे। लेकिन अदब हमारे अंदर कूट कूट के भरा था, और उसातज़ा का भी करते थे, अपने से बड़ों का भी करते थे। और उस ज़माने में तो इतना होता था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मायूब समझी, गाना ही है, किसी बड़े के सामने किसी की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। बैठते नहीं थे जनाब। हाँ, साथ नहीं, वालिद और वालिदैन के साथ नहीं बैठा करते थे। लेकिन चलें, उसके अलावा तो वो मुनसफ़ ख़ान जदून साहब जो हैं अभी भी हयात हैं, अभी भी मिलते हैं। फिर मंजूरुल हसन साहब, वो इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज एबटाबाद में अभी भी उर्दू के प्रोफेसर हैं। तो हमारी फ़ुटबॉल टीम के भी इंचार्ज हुआ करते थे। वो भी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, और वो एक दोस्तों की तरह। और वो जब मैं फ़ुटबॉल का हम फ़ाइनल हारे तो मैं रो रहा था, तो फिर उन्होंने दिलासा दिया। तो हम जज्बाती भी थे,
تو سر دونوں ٹیچروں کے ساتھ ابھی بھی ہمارا رابطہ بھی ہے، آتے بھی ہیں، ابھی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اچھا سر، واپس ذرا باتیں حالیہ میٹرک اور ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام پہ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے بعد بورڈ کی جو مارکنگ تھی وہ صحیح تھی؟ کرونا میں بے انتہا نمبر دیے گئے، نمبر 1100 تھے، اگلے کو 1150 نمبر بھی دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جب میٹرک میں ایک دم جو بیچارے پاس 2 نمبروں سے پاس ہوتے تھے ان کو فیل بھی کر دیے گئے. اگر 2 نمبر ان کو دے دیے جاتے تو خاص کر میٹرک، اسی طرح اس جو ابھی ریسنٹلی جو رزلٹ آیا انٹرمیڈیٹ کا، اس میں بھی بے شمار بچوں کو 2 2 نمبر، ایک نمبر سے ان کو فیل کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح رہا، مارکنگ کا طریقہ صحیح رہا؟ کیا بورڈ کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں نجی تعلیمی ادارے ہیں، ہم بار بار آواز اٹھاتے ہیں حکومت سے بھی، پیسرا سے بھی اور بورڈ سے بھی. دیکھیں جو ایک بہت بڑا جو طبقہ اور اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ نجی تعلیمی ادارے ہیں، ہے ہی نجی تعلیمی ادارے. اور ہم سے یہ کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں، مشاورت ہی نہیں کرتے. ہم نے تو شدید احتجاج کیا تھا یہ جو انہوں نے کووڈ میں بچوں کو مارکس دیے ہیں کہ بالکل زیادتی تھی، اور 3 آرٹس کے سبجیکٹ پہ آپ سائنس کے نمبر بھی دے رہے ہیں، اور آپ والی بات ہے وہ 1100 سے بڑھ گئے. تو یہ انہوں نے ظلم کیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ اگر نہیں پڑھتے نو پرابلم، ہم آپ کو نمبر بوریوں میں بھر کے دیں گے. سر آن لائن کلاسز میں ہر بچے کو موبائل بھی دے دیے. موبائل بھی ان کے گھروں میں، جس چیز سے ہم روکا کرتے تھے، پابندی تھی، وہ ہم نے خود ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے. تو اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بہت سے مسائل ہیں. تو وہ تو بہت بڑا ظلم تھا. اس کے بعد دیکھیں اب اگر ہم آئیں جو اب نارمل امتحانات آ گئے، اگر نمبر کم ہے، دیکھیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اگر ایک بات کہوں، میری اپنی بیٹی اسی کالج میں پڑھتی ہے، اس کے 1100 میں سے 1086 نمبر ہے. میرا بیٹا بھی اسی کالج میں پڑھتا ہے اور وہ 8 میں ہے. تو ابھی جو اپنا انٹرنل ایگزام ہوا ہے اس نے میتھ کو فیل کر دیا ہے. تو اب دیکھیں یہ بچوں کا تھوڑا قصور ہے. میں بھائی ایک ماحول ہے گھر میں بھی اور اسکول میں بھی، سیم ٹیچر بیٹی کے لیے ہیں، سیم ٹیچر بیٹے کے لیے ہیں، وہی ماں باپ گھر میں ہیں، وہی ماحول ہے، بچیاں محنت کرتی ہیں. اگر آپ کوئی بھی دیکھیں گزٹ اٹھائیں، رزلٹ اٹھائیں، پی ایم ایس کا اٹھائیں، سی ایس ایس کا اٹھائیں، ایم ڈی کیٹ کا اٹھائیں، ایٹا کا اٹھائیں، تو بچیاں آگے ہیں. کیوں؟ بچیاں ٹائم ضائع نہیں کرتی، وہ یہاں سے جاتی ہیں گھروں میں پڑھتی ہیں. بچے جاتے ہیں بیگ اٹھا کے پھینکا، یا گراؤنڈز میں نکل گئے، یا موبائل دے کر بیٹھ گئے، یا وہ جو ویڈیو گیمز ہیں اس پہ کھیلتے ہیں، یا پب جی کھیلتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو اس میں نہیں سمجھتا کہ بورڈ کی طرف سے کوئی زیادتی. ہاں کوشچن ضرور ہے کہ دیکھیں ایبٹ آباد بورڈ بچوں کو نمبر کم دیتا ہے، مردان بورڈ اور پشاور بورڈ جو ہے بہت زیادہ نمبر دیتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ مسائل آگے ایڈمیشنز میں پھر ہوتے ہیں کہ فرسٹ جو ہے وہ مارکس چاہیے، اور جو وہاں میرٹ بنتا ہے اس میں بھی. لیکن میں بچوں سے پھر بھی اپیل کروں گا، بوائز سے، کہ خدا را آپ لوگ پڑھیں. میں نے دیکھیں ابھی آپ مانسرا، بٹگرام اور بفا کو دیکھ لیں، جو ایسی لوگ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، خواتین کتنی زیادہ ہیں، نظر آ رہی ہیں. اب وہ امتحان دے کے آئی ہیں، وہ پاس کر کے محنت کر کے. اب جی پی جی سی مانسرا کی مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اوپن میرٹ میں ایڈمیشن ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے، جب اوپن میرٹ میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو میرٹ میں زیادہ کون آتا ہے؟ بچیاں. بچے اس کو امتحان کو ان کی انٹری ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر سکے. تو بوائز کے کالج میں بچیاں آ رہی ہیں، وہ جیت رہی ہیں، وہ آگے نکل رہی ہیں. ہم اس کی مخالفت اس لیے نہیں کر سکتے کہ ڈسکریمنیشن تو ہم نہیں کر سکتے، بچیوں کو بھی رائٹ ہے. اب بچوں کو پڑھنا چاہیے. اب وہاں بھی بچے کہتے ہیں جی یہ بوائز کا کالج ہے تو بھئی آپ پڑھو نا، آپ میرٹ پہ آ جاؤ، بچیاں نہیں آئیں گی آپ آ جائیں گے. تو میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے آنے والا وقت نظر آ رہا ہے کہ چاہے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، اے سی ہوں، ڈی سی ہوں، پولیس کی کوئی آفیسرز ہوں، جتنی بھی اس میں خواتین کا وہاں خواتین ہوں گی، اور اگر بچوں نے نہیں پڑھا تو یہ بندوقیں اٹھا کے ان کے گنر ہوں گے. تو اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ بچے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کو دیکھ لیں تو بچوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ محنت نہیں کرتے. میں اکثر کلاسز میں جاتا ہوں، کہتا ہوں جی وہ بچہ ہاتھ اٹھائے جس نے گھر میں 3 سے 4 گھنٹے جو کچھ پڑھایا گیا اس کو ریوائز کیا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کوئی سنگل 1 گھنٹے تک بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھتا. تو کوئی بچہ 30 منٹ اس کو ریوائز کر رہا ہے، جبکہ میں خود جس طرح میں نے اپنی بچی کو کہا کہ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے میں اس کے کمرے میں جاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بس تھک گئی ہو اب سو جاؤ، سٹاپ اٹ. یعنی بچیوں کی یہ جنون اور یہ حالت ہے. شام کو جاتا ہوں وہ کتاب میں ہوتی ہے، صبح 5 بجے ساڑھے 5 اٹھتا ہوں، وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنا سبق پڑھ رہی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اب اس میں ہم بورڈ کو یا چیک کرنے والوں کو کیا کہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے.
अच्छा 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 सर, जाते जाते आप समझते हैं कि जो रिज़ल्ट बोर्ड ने मैट्रिक में दिया, जिस पे मेरा बहुत बड़ा इतराज़ ये है कि आपने पहले साल तो थोक में नंबर दिए और फिर आपने एकदम टाइट मार्किंग की। अगर आप थोड़ा सा और हाथ हल्का रखते, आधी टाइट मार्किंग करते, तो बेशुमार बच्चे जो हैं वो मैट्रिक में चले चले जाते। एक तो सर आप समझते हैं कि जो इस साल का जो रिज़ल्ट है वो बोर्ड ने सही दिया है, और जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, आप समझते हैं कि वो भी सही हैं, या पोजीशन नहीं होनी चाहिए, या ग्रेड होना चाहिए? ज़रा बताइए इख्तिसार से। देखिए, इस बात पे तो हम कन्विंस हैं कि पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। वो चाहे मिसाल के तौर पे मेरा कॉलेज है, हम 3-4 पोजीशनें ले जाते हैं, वो बल्ले-बल्ले हो जाती है, लोग भी इस बात को नहीं समझते। और ग्रेड्स होने चाहिए कि जी किसी भी इदारे के कितने बच्चों ने क्या ग्रेड लिया प्रैक्टिकली, उसके अलावा उनकी शख्सियत में क्या चीज़ें हैं, वो कितना अच्छा काम करते हैं। जहाँ तक देखिए मैथ में मसाइल हुए हैं 9th और 10th में, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों ने पास किया है तो वही बोर्ड था ना, आखिर क्या कसूर दोनों तरफ है। वहाँ भी मार्किंग में मसाइल नज़र आ रहे हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है, इस तरह नहीं हो सकता। आखिर में सर आप समझते हैं कि आप जिस तरह आप मानसरा में एक बहुत बड़ा आपका इदारा है, और भी बड़े इदारे हैं, आप अपना पर्चा जो है, जो आप इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं, आप अपना पर्चा जो है वो घर तक भेज सकते हैं। आप समझते हैं कि बोर्ड भी अगर पर्चा दिखाए तो इसमें कोई मज़ायका है? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, ये बच्चों का राइट है, इसमें नहीं डरना चाहिए कि बच्चा अगर रीटोटलिंग कोई चीज़ माने नहीं रखती उसमें सर तो हमें क्या पता रीलोडिंग किसको कहते हैं? किस रीटोटलिंग में ये होता है कि वो उस पेपर को खोल के वो मार्क्स को दोबारा जमा कर देते हैं कि मिसाल 54 वो भी बनते तो हैं, आपके सामने नहीं हो रहा, वो आपके सामने तो वो भी। नहीं हो रहा, उसमें बाज़ दफ़ा फ़ायदा हो भी जाता है। लेकिन वाकई पेपर आना चाहिए, बच्चे को ये इख्तियार हो, वो अगर चैलेंज करता है उसके सामने शीट रखें कि जी ये बच्चे ने हल किया था, ये हमने मार्क्स काटे हैं, तो वहाँ पर बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। देखिए बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि इस्लामियात का टीचर केमिस्ट्री के पेपर चेक कर रहा है, ख़ुद बोर्ड वो में ऐसे ही हो रहा है। ये है, बोर्ड मान भी रहा है इस बात को। अब उन्होंने इस पे सख्ती की है, आते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर आरिफ साहब को मैंने खुद देखा था, वो आए, उन्होंने सर्वे किया, ऐसे लोगों को उठाया और सख्ती के साथ उनको कहा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करेगा। लेकिन हरीपुर, एबटाबाद, मानसरा 3 जगहों पे सेंटर होते हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये ज़्यादती है, और उसके बाद बच्चे का पेपर उसको दिखाना चाहिए, या एक बोर्ड हो, एक कमेटी हो, टाइम हो, तो उसके सामने पेपर मेज़ पे रखें और बच्चों को बुला लें कि जी आएँ, ये आपका पेपर है। तो ये तो बच्चे का राइट है, होना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फारिस साहब के साथ हमारी नशिस्तें जारी रहेंगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़े काम की गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं कि तालीम मज़ीद बेहतर हो, जो राइट है और राइट मैन टू राइट जॉब वाली कंडीशन हो, तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। सर मैं चाहता हूँ कि जाते जाते कामयाब होने वाले बच्चे जो हैं, सारे बच्चे हमारे हैं, उनके लिए पैगाम सर। बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए, तलबा और तालिबात, देखिए मैं एक मैसेज उनको ये भी आज की निस्बत से देना चाहूँगा कि 2 चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में रखें, एक नेकनीयती, दूसरी ईमानदारी, तो वो कामयाब होंगे। और ये जितने बच्चे कामयाब हुए, अल्लाह ताला इनको आगे ईटा में भी कामयाबी अता फ़रमाए, और जिस जिस दुनिया के शोबे में वो जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको लेके जाएँ। और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल हमारे इन बच्चों और बच्चियों ने संभालना है, और ये मुल्क जो है इसमें जो जो आज हमें गिले शिकवे हैं, ये बच्चे और बच्चियाँ ठीक कर सकते हैं। ज़रूर सर जी, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे फारिस साहब के चाहने वाले, जिन्ना कॉलेज के चाहने वाले, अच्छी तालीम के चाहने वाले, अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा, मुस्कराइए। हम फारिस अहमद स्वाति साहब के साथ जिन्ना बेसिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा में हैं।